नमस्कार सुमित जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय माता जी। जय माता दी। सुमित जी, एक कॉकरोच जनता पार्टी जिसको लेकर बड़े चर्चे हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत का जेनजी जो है वो तो इसके साथ जुड़ गया है, बहुत क्रांतिकारी पार्टी है, बदलाव चाहती है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि है क्या भला ये, रातों रात कहां से कॉकरोच पार्टी आ गई? क्या भारत को डिस्टेबलाइज करने का या हमारे यहाँ के युवाओं को भड़काने की सीआईए की कोई नई साजिश है, कोई नया टूल किट है? अंजू जी, आपने ये जो मुद्दा उठाया है ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। और भारत के अंदर सिविल वॉर कराने के लिए, जिसको जनरल बिपिन रावत ने बोला था 2.5 फ्रंट का, जो 0.5 फ्रंट है वो क्रिएट करने के लिए ये सीआईए करता है। सीआईए के अंदर पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ डिस्टेबलाइजेशन का काम करता है, यानी जहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको कैसे गिराए। और मैं आपको बोलूंगा, अगर आप 2009, 10, 11 के आसपास जाए तब पूरे वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में पूरा कलर रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके अंदर कई देशों की गवर्नमेंटों को गिरा दिया था और उसके बदले उन लोगों ने खुद के आईसिस के, मुस्लिम ब्रदरहुड के जो स्पॉन्सर्स है, जो सपोर्टर्स है, उसकी गवर्नमेंट बनाई थी सीआईए ने। और उसके बाद में आईसिस का उदय हुआ। वैसे ही जेलेंस्की को पावर में लाने के लिए, जेलेंस्की क्या था, वो तो कॉमेडियन था, स्टैंड अप कॉमेडियन था, उसको इतना बड़ा हीरो बना के उसके पीछे भी पूरा जो वहां रिवॉल्यूशन हुआ था, ओके, वो भी सीआईए ने किया था। यहां आप देखेंगे तो सीआईए का इंडिया में एक ही सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है, वो है अरविंद केजरीवाल। जो करप्शन चल रहा था, करप्शन के सामने उन्होंने पूरा हवा बनाया, उन्होंने लोगों को बहकाया, उन लोग ने लोगों को भड़काया, और वहां से सीआईए ने इसको खड़ा करके इसको बड़ा किया है, अरविंद केजरीवाल को। और वो ही काम अब उन लोग ये अभिजीत डिपके के थ्रू कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अभिजीत डिपके जो बॉस्टन में पढ़ाई कर रहा है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए की उसकी फी होती है। अमेरिका में रहना हो तो दूसरा 1-1.5 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। जो 3, 3.5, 4 करोड़ रुपए का खर्चा करने वाला अमेरिका में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, वो आम आदमी कैसा है? मेरे और आपके जैसे लोगों को पूरी जिंदगी पैसे जोड़ेंगे तो भी हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ा नहीं सकते। और ये वैसे कर रहा है तो इसको बाहर से फंडिंग नहीं होगी तो वो कैसे बाहर पढ़ाई करेगा इतना महंगा वाला जगह पे? हमारे यहाँ भी नहीं हो रहा है लोग। और दूसरी चीज अंजू जी, ये डिस्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज एक बहुत ही वेल प्लान्ड साइकोलॉजिकल गेम होता है। इसके अंदर उन लोगों के फ्रस्ट्रेशन कौन से टॉपिक पे है, कहां से उन लोग वो आउटरीच जनरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर सीआईए के पास पूरा साइकोलॉजिस्ट, मास साइकोलॉजिस्ट, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स का पूरा टीम है। लैंगली करके उनका हेडक्वार्टर्स है सीआईए का, लैंगली में उन लोग के पास पूरी टीम है। और उनके पास हर एक देश का, जैसे हम लोग फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, वहां जो डिस्कशंस होते हैं उसका पूरा सार भी उन लोगों को लैंगली में मिलता है, क्योंकि ये जो बिग टेक कंपनी है वो भी अमेरिकन डीप स्टेट के साथ जुड़ी हुई है, और उन लोग भी डीप स्टेट को मदद करती है कि ये सब डेटा देके। तो यहाँ से पूरी गेम चल रही है। उन लोग को मास साइकोलॉजी लेवल पे उन लोग ने फेसबुक से, ट्विटर से उन लोग ने पूरा निचोड़ निकाल के रखे रहता है कि क्या कौन से लेवल पे फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं, तो उसको यूज करके उन लोग ये करेंगे। अभी देखिए, लेट अस गो बैक टू अरविंद केजरीवाल 2010, 11, 12, जब ये अन्ना मूवमेंट आया, अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उन्होंने देख लिया कि भैया लोग त्राही त्राही हो गए किस पे, करप्शन पे, तो हम करप्शन के नाम पे लोगों को और बहका देंगे। ओके, तो वो उन्होंने बहकाने का काम चालू किया। इतना सारा पैसा बाहर से आया होगा, उसका हिसाब नहीं है। और मैंने तो यहां तक कुछ सूत्रों से सुना है कि इवन बाद में इलेक्शन 2014 में कांग्रेस पार्टी ने भी अरविंद को पैसे दिए थे। मेरे पास नंबर भी है कुछ। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि अरविंद कांग्रेस की ही वोट काट रहा था, भाजपा के वोट नहीं काट रहा था, जबकि कांग्रेस को ऐसा लगा था इनिशियली कि अरविंद भाजपा के वोट काटेगा। तो ये हमेशा एक एक्सरसाइज चलती रहती है, सीआईए सब जगह करते रहता है कि इस तरह से लोगों को बहकाओ। सेंटिमेंट्स देखो, अब क्या हुआ, नीट हो गया। अब नीट में जो भी गड़बड़ी हुई, गलत हुआ है, मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता, आप भी डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन सीआईए इज यूजिंग दिस। और अभिजीत डिपके जैसे उसके पास हजारों ऐसे पपेट्स रेडी होते हैं। आज सुमित को खड़ा कर दिया, कल अंजू पंकज को खड़ा कर दिया, सीआईए ऐसे, यानी ये सिर्फ नाम बोल रहा हूं, हम लोग तो आपको सीआईए के लिए काम नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास ऐसे हजारों लोग खड़े कि आज इसको पैसा दे दिया, इसके थ्रू काम चालू करेंगे। उनका एजेंडा क्लियर है। यहाँ उन लोगों को, गवर्नमेंट को गिराना है, देश में सिविल वॉर लाना है,
जिस तरह से उन्होंने इसके पहले भी दूसरे देशों में किया, यही उन लोग वापस करना चाहते हैं। मोदी जी को गिराने का साजिश है ये सीआईए की। और आईबी की एक रिपोर्ट भी तो है ना, जिसमें कहा जा रहा है कि नेशनल थ्रेट है, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो आईबी की रिपोर्ट में भी तो ये सारी बातें आई होंगी ना, पॉइंट्स आए होंगे कि ये कौन है। और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे यहाँ पर जेनजी को भड़काया जा रहा है, और बड़ा अजीब कोइंसिडेंस कहा जा सकता है इसको, कि नीट का पेपर लीक होने के बाद केजरीवाल ने लगातार 2 या 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि युवाओं को सड़कों पर उतरना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए सरकार के खिलाफ। और उसके बाद तुरंत ये कॉकरोच पार्टी आ जाती है, और इस शख्स का रिश्ता भी तो आम आदमी पार्टी से, मीडिया हेड होता था उनका, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वो क्या क्या आम आदमी पार्टी के लिए करता रहा है, अब तो पूरा कच्चा चिट्ठा खुल गया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं लिंक जो है केजरीवाल की उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ भी इसका है, अभिजीत दीप्ते का। केजरीवाल खुद भी तो सीआईए का आदमी है अंजू जी। केजरीवाल को खड़ा करने वाला कौन है? फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन किसके साथ काम करता है? सीआईए के साथ। उसको क्यों खड़ा किया? उन लोगों को गवर्नमेंट के साथ कुछ पंगे चल रहे थे, उन लोगों ने डिस्टेबिलाइजेशन एक्सरसाइज की, उन लोगों की इच्छा थी कि कांग्रेस गिरे और खुद का पपेट आ जाए। उनके बदनसीब इतने हैं, या फिर बोलिए महादेव के आशीर्वाद है अपने देश पे, कि गिरी तो अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं आई, मोदी जी की सरकार आ गई। सो पॉइंट इज के सबसे पहले ये समझना है कि अरविंद केजरीवाल, अजीत जी, डिप्के, ये लोग सब नाम है। सबका मालिक एक है जो लैंगली में बैठा हुआ है और जो वहां से रिमोट कंट्रोल से पूरे अलग अलग देशों में मस्ती कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के अंडर में ये है। अब ये वहां बैठा है तो उसको बोला कि ये अरविंद केजरीवाल के नाम पे नहीं करेंगे, तेरे नाम पे करेंगे। यानी अगर मैं बॉलीवुड के भाषा में बोले तो बोलेंगे कि इसमें अब राज कपूर को नहीं लेते, इसमें और किसी को हीरो बना देते, राज कपूर को हीरो नहीं बनाएंगे, ये वैसा वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंटेल एजेंसीज को क्या समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटेल एजेंसीज अब भारत में भी जैसे इंटरनेशनलाइजेशन बढ़ता है, जैसे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इंडियन डेमोक्रेसी पे होने लगता है विथ सोशल मीडिया, विथ इंटरनेशनल मीडिया, फिर प्रोपेगेंडा प्रोसेसेस जो है, जिसके अंदर एजुकेशन भी आ रहा है, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू भी प्रोपेगेंडा चलता है। हाँ, सोशल मीडिया तो है ही है, हम और आप भी सोशल मीडिया में ही सब कुछ देख के हम लोग एक ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, तो वहां से इन्फ्लुएंस होने लगा है। तो अब इंडियन इंटेलिजेंसीज को पता चला है कि अपना डेमोक्रेसी को बाहर से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल थ्रेट्स आने लगे हैं। तो अब एजेंसीज हैव स्टार्टेड गेटिंग एक्टिव ऑन टू द सोशल मीडिया स्पेस कि कहाँ से क्या प्रोपागेंडा चल रहा है। उनके पास सब इंफॉर्मेशन उनके पास रहती है कि कौन क्या कर रहा है। तो उन्होंने जब ये देखा हुआ है कि कॉकरोच जनता पार्टी 49% ऑफ द यूजर्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, 14% ऑफ द यूजर्स आर फ्रॉम बांग्लादेश, 14% फ्रॉम अमेरिका, और भारत से सिर्फ 9% है। उसका मीनिंग क्या हुआ? उसका मीनिंग हुआ कि ये पूरा जो पार्टी है वो बाहर से ही चलाई जा रही है। यानी ये सिर्फ लोगों का एक इमोशन है कि बच्चे लोगों का जो एंगर है उसको टैग करके उन लोगों को भड़काओ, जैसे बांग्लादेश में भड़काया। बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट ने भी कुछ गलतियां की थी और करप्शन भी था, उसमें कोई ना नहीं है। उसके बाद में आप नेपाल देखेंगे तो नेपाल में भी मिस गवर्नेंस था। तो वहां के लड़कों को, बच्चों को जिस तरह से जेनजी को भड़काया गया, जो युवा है उनको भड़काया गया, उनको रस्तों पे लाया गया, उसके थ्रू गवर्नमेंटों को गिराई गई, वो ही टूल किट इंडिया में रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी बोलो, अरविंद केजरीवाल बोलो, अखिलेश यादव बोलो, यहाँ आदित्य ठाकरे बोलो, या फिर और कोई भी बोलो, उन लोग सब जब ये नीट का, बेरोजगारी का, एजुकेशन का, ये सब जब रोना रोते हैं तो उनका एजेंडा एक ही होता है कि कुछ भी करके युवाओं को भड़काओ, उनको रास्ते पे लाओ। और ये बात एजेंसीज को पता चल गया है। ये आपने जो इंफोग्राफिक रखा है चार्ट, वो अपने दर्शकों को बहुत जानने की जरूरत है। चाहिए तो उन लोग जूम करके देखें एक बार के लिए, स्क्रीनशॉट निकाल के, कि कितनी बड़ी साजिश चल रही है अपने देश के अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। देश के बाहर से हैंडल्स चलाए जा रहे हैं, बाहर से बॉट्स लाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज अंजू जी, इसके पास इतने 15 मिलियन फॉलोअर्स, यानी 1.5 करोड़ फॉलोअर्स आ गए हैं, लेकिन उसके व्यूज कुछ 1-1.5 मिलियन के ऊपर नहीं गए। यानी ये आधे से ज्यादा या 90% ऑफ दिस यूजर्स आर बॉट्स। ये जो बॉट फार्म चलाते हैं, बॉट फार्म को बोल दिया इसको प्रमोशन कर दो, और बाद में उन्होंने एडवर्टाइज किया कि ये इतना पॉपुलर हो गया। अरे भैया क्या, ये कोई पॉपुलर नहीं है, देखने वाले 1 मिलियन है, 10 लाख लोगों ने, 10 लाख व्यूज ही है,
और आपके पास 1.5 करोड़ है, तो बाकी लोग सिर्फ आपका नंबर बढ़ाने के लिए आपने लगाए हैं। तो ये एक बड़ा सोशल मीडिया फ्रॉड है, जो आप भी जानते हैं, कि आप देखते हैं कि बहुत जगह पे ये चलता रहता है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल और ट्विटर हैंडल्स भी ये मस्ती करते हैं, और यही मस्ती ये भी कर रहा है। तो इसके अंदर पैसा आ रहा है। मैंने किसी से बात की, आई कांट शेयर द सोर्स, बहुत ही वेरी इन्फॉर्म्ड सोर्स, उसने बोला कि लैंगली के पास इतना पैसा इंडिया में आज भी पड़ा है कि ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट तो ऐसे ही उन लोग सैंक्शन कर डालेंगे। उन लोग को लैंगली तक, वॉशिंगटन तक जाने की भी जरूरत नहीं है। ये इंडिया में ही प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा कि कितना है, 2-3-4 करोड़ रुपए, ठीक है, सैंक्शन, पैसा दे दो, काम चालू कर दो। इस तरह का तो ये बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट है उनके लिए अभी। तो ये बहुत छोटा, अगर आईबी इसको बंद नहीं करती, इसको ब्लॉक नहीं करती, तो इसके दूसरे 2-3-4 करोड़ रुपया और खर्चा करता, तो इसमें कुछ नहीं तो 25-30 करोड़ लोगों को जोड़ लेता। तो उसके पहले आईबी ने इसको दबा डाला है। लेकिन इनका एक अकाउंट बंद हुआ था, दूसरा अकाउंट फिर चालू हो गया ना, तो लिखा था कि कॉकरोच इज बैक। तो इस तरह की हरकतें भी लगातार हो रही हैं। लेकिन जैसे ये जो मैं चार्ट दिखा रही हूँ, मतलब आप सोचिए कि कहा ये जा रहा है। आप देखो ना, शशि थरूर का स्टेटमेंट देखो कि युवाओं में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए वो इस तरफ जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह को देखो, वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, महुआ मोइत्रा। ये सबके सब लोग जिस तरह से इस कॉकरोच जनता पार्टी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि हाँ, भारत का युवा जो है वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है और इसलिए शायद बदलाव के लिए ये सब हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो 49% है वो तो भारत के नहीं है ना, सिर्फ ले देकर 9% है। तो इतने तो भारत में बीजेपी विरोधी और मोदी विरोधी भी रहते ही हैं। तो इसको अब कितना बड़ा प्रोपेगेंडा दिखाया जा रहा है कि ये जितने भी 15 करोड़ या 11 करोड़ या 11 लाख दिख रहे हैं, ये सबके सब भारतीय हैं। पेंट ऐसे करने की कोशिश की जा रही है जबकि सारे के सारे बाहर के, टर्की और बांग्लादेश और पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं। अंजू जी, सबसे बड़ी बात है, आज आप इलेक्शन के रिजल्ट्स देखिए और पॉपुलैरिटी रेटिंग्स देखिए। आज भी रफली 40-50% ऑफ द पॉपुलेशन आज भी मोदी जी को पे विश्वास है लोगों को, भारत के। बहुत सारे लोग हैं जिसको मोदी जी पे विश्वास है, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो उन लोग लोनावाला या मसूरी या देहरादून घूमने चले जाते हैं कि 3 दिन की छुट्टी है तो हम वोट क्यों दें। ओके, लेकिन उन लोग वोट नहीं दे रहे हैं और मोदी जी को 35-37% वोट शेयर मिल रहा है। उसका मीनिंग ये नहीं है कि उसका समर्थन सिर्फ 37% लोग है। बहुत सारे लोग हैं जो वेकेशन मनाने चले जाते हैं, वोट देने नहीं उठते, और लेकिन उनका समर्थन है, उनको विश्वास है। आज ये जो पूरा एक्सरसाइज चल रहा है, मैंने जो बोला साइऑप्स, इसको साइऑप्स बोलते हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। हाँ, इंटेल के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लैंग्वेज में इसको साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के लोगों को इन्फ्लुएंस करो। इसके पीछे का रीजन है, सी, एक तो यंगस्टर्स बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि परफेक्ट है, आप भी परफेक्ट नहीं हो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। तो ऐसा नहीं है कि आई एम सेइंग कि पूरा देश पिक्चर परफेक्ट है, लेकिन जो कहीं कहीं छोटे एरियाज में कहीं किसी को प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको भड़काने का काम के ऊपर पूरा एक्सरसाइज चल रहा है और इसके अंदर पूरा रिसर्च चल रहा है। आज आप देखिए, मध्य प्रदेश के कॉलेज में बच्चे लोगों ने कॉलेज के लास्ट दिन पे पूरे कॉलेज में तोड़फोड़ करके बाद में निकले। तो उसके अंदर उन्होंने, सीआईए ने देख लिया है, वहां के एजेंसीज को समझ में आ गया है कि इंडिया में एक युवा वर्ग है जिसके अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन है। अब उसका फ्रस्ट्रेशन अभी सिर्फ कॉलेज में तोड़फोड़ में लाए, उसके बदले उसके एनर्जीज चैनलाइज करो और उन लोगों को देशद्रोह के तरफ रीडायरेक्ट करो, उनको डाइवर्ट करो देशद्रोही एक्टिविटीज करने के लिए। और उसके लिए ये पूरा कॉकरोच जनता पार्टी का मस्ती चल रहा है। आप कॉकरोच जनता पार्टी का आप स्ट्रेटेजी देखिए, उन लोग कोई कंटेंट ढंग का नहीं बना रहे, उन लोग सिर्फ मीम और क्लिकबेट काम कर रहे हैं। सिर्फ मीम कर रहे हैं, क्लिकबेट कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। उनके पास सोल्यूशन नहीं है। उनको बोलो कि आप नीट की एग्जाम ले सकते हो, उन लोग नीट की एग्जाम नहीं ले सकते। उनको बोलो कि आप पंजाब में नशा बंद करवा सकते हो, पंजाब में नशा बंद नहीं करा सकते। उनको बोलो आप करप्शन बंद करा सकते हो, अरविंद केजरीवाल जैसा, अरविंद केजरीवाल 15 साल में खुद करप्शन के अंदर फंस गया, करप्शन बंद कराने चला था, करप्शन में खुद की गवर्नमेंट अटक गई। उसको बोलो आप पानी दे सकते हो, दिल्ली जल बोर्ड का एग्जांपल है, उन लोग कुछ काम नहीं कर सकते। उन लोग सिर्फ दूसरा जो काम कर रहे हैं ना, हम लोग में गुजराती में एक बोलते हैं कि दानव होता है ना, वो सिर्फ कोई साधु या ऋषि होता है, वो हवन करता है ना, वो हवन में हड्डी डालने का काम करता है। ये यानी हम लोग गुजराती में उसको हवन में हाड़का डालना, हड्डी डालना बोलते हैं। ये लोग वो हवन में हड्डी डालने का काम कर रहे हैं। अच्छा काम भी हो रहा है, कुछ जगह पे गलती भी हो रही है। मैं ये नहीं बोलूंगा कोई भी परफेक्ट है, सब लोगों के अंदर कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, लेकिन इन लोग वो छोटी सी चीज को पकड़ के एकदम वो राई का पहाड़ बनाओ, लोगों को भड़काओ, युवाओं के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है उसको चैनलाइज करके उन लोगों को फुट सोल्जर्स बना के, जैसे नेपाल में किया, जैसे बांग्लादेश में किया, जैसे यूक्रेन में किया, वैसे उन लोग इंडिया में लोगों को रास्ते पे लाके मोदी जी को गिराने की साजिश कर रहे हैं।
लेकिन और उनके जो पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं तो आपके चैनल से, आपके माध्यम से लोगों को विनंती करूंगा, हाथ जोड़ के विनंती करूंगा कि पहले उनको पूछो कि भाई आपका एजेंडा क्या है। जब 2014 में मोदी जी आए तो मोदी जी ने बोला मैं अच्छे दिन लाने वाला हूं, मैं रस्ते बनाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। उन्होंने पॉजिटिव चीजें बोली है। ये आज तक एक भी पॉजिटिव चीज नहीं बोल रहा है। यानी इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा डिस्ट्रक्शन है, देश को बर्बाद करने का एजेंडा है इसका। इनका एजेंडा होगा कहाँ से? सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स गेन करके कभी पार्टियां बनती हैं? ऐसे तो राहुल गांधी चुनाव जीत जाते। आपको याद है 2024 में नतीजे आने से एक दिन पहले इंडी गठबंधन वालों ने बड़ी बैठक की थी और तब उन्होंने कहा था हमको तो 292 सीटें मिल रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर आ रहा है, सोशल मीडिया पर हमारे बड़े फॉलोअर्स है। राहुल गांधी की स्टेटमेंट है। तो सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स होने से सरकारें बनती और गिरती नहीं, वरना राहुल तो कब की सरकार बना जाते। और फिर एक चीज और है कि बंगाल चुनाव में जिस तरह से भगवा लहराया है, उससे भी तो ये पूरा का पूरा जो गठबंधन है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, इनको मिर्ची लगी हुई है। और सीआईए जिनके इरादे नॉर्थ ईस्ट में बड़े खतरनाक थे, वो जो मैथ्यू वेंडाइक था वो कौन था? सीआईए का एजेंट ही तो था। तो वो वहां पर करने के लिए क्या गया था? अभी बेंगलुरु में एक बंदा पकड़ा गया था सीआईए का या अमेरिका का नागरिक, इतने सारे एटीएम कार्ड लेकर, जो मैंने और आपने एक स्टोरी भी की थी। तो आप सोचिए कितने खतरनाक प्रोपेगेंडे के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। अंजू जी, सोशल मीडिया डज नॉट हैव एनी वैल्यू। बीजेपी का भी सोशल मीडिया, चलो हम लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया है, लेकिन मैं नहीं मानता कि सोशल मीडिया के कारण बीजेपी इलेक्शन जीत रही है। बीजेपी ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, लोगों को बदलाव दिख रहा है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। एक लेफ्टिस्ट पब्लिशर है, बहुत ही ज्ञानी आदमी है। मैं जब उसको पहले मिलता था 2019 तक, मुझे रोज गाली देता था। जितनी बार मिलूंगा मोदी के बारे में इतनी गाली देगा, इतनी गाली देगा, जैसे मैं परेशान हो जाता था। पुराने रिलेशंस थे इसलिए मैंने उसको गाली नहीं दी, मैं सुन लिया। इलेक्शंस के पहले, 2019 के इलेक्शंस के पहले मुझे सामने से फोन किया, अरे वाह सुमित, मैं आज तक गाली दे रहा हूं मोदी को, लेकिन मोदी ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहा है यार। हाँ, अब देखिए एक लेफ्टिस्ट है, उसने बोला मैं वोट नहीं दूंगा मोदी को, मैं मोदी को वोट नहीं दूंगा, लेकिन मेरे पास फोन करके बोलता है कि भैया बहुत अच्छा काम कर रहा है। वोट मिलने के लिए सोशल मीडिया कुछ नहीं है। हम लोग बोलते हैं मोदी जी के 50 मिलियन फॉलोअर है, उसके 50 मिलियन फॉलोअर नहीं है, उसके 500 मिलियन फॉलोअर्स है। आप रास्ते पे जाइए, जिसके पास ट्विटर का अकाउंट नहीं होगा वो भी मोदी जी की तारीफ कर रहा होगा। एक सब्जी के ठेले पे आप जाइए, वो बेचारे को ट्विटर क्या है वो भी पता नहीं होगा, लेकिन बोलेगा ये मोदी हुआ तो बहुत अच्छा काम करत बा। क्यों? क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है रास्ते पे। वो गाली भी देगा, ये नहीं है कि वो बोलेगा ये मोदी जी ने गलत किया है, लेकिन फिर भी वो समर्थन में है। भाजपा को वोट मिलते हैं क्योंकि वो ग्राउंड पे काम करता है। ये सब सोशल मीडिया पे 15 मिलियन फॉलोअर्स, 20 मिलियन फॉलोअर्स। मैं आपको एक कुख्यात एक्ट्रेस, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि आपके दर्शक काफी सभ्य समाज से आते हैं और हम लोग भी सभ्य समाज से हैं, लेकिन समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। उसके राहुल गांधी से 3 गुना ज्यादा फॉलोअर्स है, तो क्या उसको हम लोग लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए या फिर कांग्रेस और इंडिया अलायंस उसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाएंगे? क्यों? क्योंकि उसके राहुल गांधी से 3 गुना ज्यादा फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पे। तो इस तरह से नहीं चलता है। मोदी जी काम कर रहे हैं। वहां क्या चल रहा था? ममता बनर्जी 2011 में आई, वो किसके जोर पे आई थी? तब भी वो सीआई के जोर पे आई थी। आप आपके सर्कल के अंदर कुछ बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं, आप उनसे भी बात कीजिए जो इंटेल में काम कर चुके हैं। ममता बनर्जी को सपोर्ट कहां से मिला? सीआईए से मिला था। तब भी 2011 में मेरे एक ज्ञानी दोस्त ने तब बताया था कि सीआईए ने फाइनली कम्युनिस्ट को निकाला बंगाल से। और बाद में उनका एजेंडा क्या था? बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा, बांग्लादेशियों का गुंडा राज बढ़ा। ममता ने वो गुंडा राज को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश और बंगाल को मिला के ग्रेटर बंगाल, जो कि 1947 में जिन्ना का अनफिनिश्ड एजेंडा था। ओके, 1947 में जिन्ना को पूरा ग्रेटर बंगाल चाहिए था, वो ममता अभी सीआईए के साथ मिलके करने की तैयारी कर रही थी। और सीआईए को क्यों चाहिए ग्रेटर बांग्लादेश? क्योंकि वहां उसको मिलिट्री बेस मिलेगा, वहां से वो इंडिया पे नजर रख सकता है, वहां से वो बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल कर सकता है और वहां से वो चाइना को भी काउंटर कर सकता है। और प्लस पूरा जो ड्रग ट्रेड है, जो गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, जो बर्मा, थाईलैंड और वो पूरा जो रीजन है वो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है ड्रग्स का। और दूसरा गोल्डन क्रेसेंट है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो गोल्डन क्रेसेंट में जब सीआईए निकला
तो उसका ड्रग का बिजनेस पूरा, क्योंकि इन लोग का फंडिंग भी ड्रग से होता है, सीआईए का बहुत सारा फंडिंग ड्रग से मिलता है, वहां से बंद हो गया तो उन लोग यहाँ, इसलिए वैन डाइक बैठा था वहां, इसलिए मणिपुर में आग लगाई गई है, क्योंकि वहां से जो सीआईए को के एजेंट्स का ड्रग्स का बिजनेस चलता था वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने खत्म किया, और इसलिए उन लोग ममता के साथ बैठ के ये पूरा कर रहे थे कि कुछ भी करके यहाँ भारत की सरकार ना आए। मैं जब भारत बोलता हूँ, भारतीय जनता पार्टी भारत के हित में सोचने वाली पार्टी है, उसकी सरकार ना आए उसके लिए सीआईए ने मेहनत किया। आप देखिए किस तरह के एडिटोरियल आए थे पहले कि वहां डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, ये होगा वो होगा, क्यों आ रहा था? क्योंकि सीआईए के पेट पे दर्द हो रहा था कि बीजेपी जीतनी नहीं चाहिए बंगाल। अब ममता हारी है, उसके बाद में शुभेंदु जिस तरह से काम कर रहे हैं, शुभेंदु ने तो भैया चौके और छक्के मारने शुरू कर दिए, तो सीआईए और बौखला गया है, इसलिए ये सब मस्ती चालू हो गई है। लेकिन जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे तो राहुल गांधी जो वोट चोरी का लॉलीपॉप लेकर घूम रहे थे वो भी सीआईए की देन थी, क्योंकि आप याद करो कि जब राहुल गांधी ने एक बड़ा सा म्यांमार से आया हुआ पीपीटी दिखाया था कि देखिए कैसे वोट चोरी होता है, कर्नाटक में हुआ, फलानी जगह महाराष्ट्र में हुआ, हरियाणा में हुआ, तो सवाल उनसे पूछा गया था कि इतने पुख्ता सबूत आपके पास है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? तो राहुल ने कहा था मैं वो काम तो देश की जेनजी करेगी, मैं तो युवाओं को बता रहा हूं, ये काम मेरा नहीं है, ये काम उनका है। तो वो भी तो युवाओं को भड़का रहे थे। और कांग्रेस के नेताओं की स्टेटमेंट देख लीजिए, बांग्लादेश में जब यूथ सड़कों पर उतरे या नेपाल में जो कांड हुआ उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, ऐसा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के घर में भी लोग कल को घुस सकते हैं। ये कांग्रेस के एक नेता की स्टेटमेंट थी। तो ये तो उस वक्त से सीआईए का एजेंडा चलाते आ रहे हैं। ये तब से नहीं, 2014 से चला रहे हैं। जब पहली बार मोदी जी जीत के आए तो इन्होंने क्या बोला, ईवीएम हैक हो गए हैं। ये 2014 में ईवीएम हैकिंग की कहानी चालू हुई है, और 2014 में जब ईवीएम हैकिंग की बात की तब से राहुल गांधी और अपोजिशन का क्या कहानी, क्या मंशा क्या थी? उनको चाहिए था कि जो लेनिन ने किया, लेनिन पहली बार जब 1917 में इलेक्शन हारा था, ओके, उसके पार्टी बोल्शेविक पार्टी को 26% वोट मिले थे, और जो मेंशेविक पार्टी जिसने लेनिन की पार्टी को हराया उसको 42% वोट मिले थे। तब लेनिन ने एक ही काम किया, उसने लोगों को भड़काया, रशियंस को भड़काया, और रशियन से ज्यादा उसने उसके साथ में तब इस्लामिस्ट को, जो जिहादी माइंडसेट वाले रशिया में जो लोग थे जिहादी माइंडसेट वाले, उनका साथ लिया, उनको बोला ये मेंशेविक की गवर्नमेंट गिरानी है और ये इलेक्शंस फ्रॉड है। ये तब चालू हुआ था। राहुल वो ही टूल किट सीआईए ने राहुल को दिया, राहुल वो ही सब जगह ईवीएम हैक हुआ है। उसके 2014 से उसकी एक ही मंशा है कि लोग रास्ते पे उतरे, ये गवर्नमेंट गिरा दे। हाँ, जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट है बाय द ड्यू प्रोसेसेस ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसको गिरा के उसको पावर चाहिए, क्योंकि राहुल सत्ता के बिना रह नहीं सकता। आपको पता है सीआईआई में एक बार उसने लॉन्ग बैक बोला था कि कांग्रेस इज द डिफॉल्ट सेटिंग, यानी उसके मन में अभी भी यही है कि कांग्रेस को ही राज करने का हक है, क्योंकि माउंटबेटन ने सही करके उसके परनाना जी के हाथ में दे दिया था, अब तुम राज करो, अब तक हमने राज किया, अब तुम्हारा खानदान राज करेगा। तो उसका वही मंशा उसके दिमाग में है, और अब वो बौखला गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जनता ने उसको बारंबार रिजेक्ट किया। अब सेंचुरी तो मार दी उसने, 100 इलेक्शन हार चुकी है कांग्रेस उसके अंडर में, तो अब उसको पता नहीं चल रहा है कि कैसे करे। तो अब वो जेनजी का जो है, जो लैंगली में सीआईए के हेडक्वार्टर्स पे जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस होता है, जो महुआ मोइत्रा को भी बोला गया है, जो राहुल गांधी को बोला गया है, जो उनको बोला जाता है, ये सब उनके पास फीड आता है कि आप लोग ने ये बोलना है कि जेनजी अब करेगा। क्यों? क्योंकि इन लोग की तो औकात नहीं है। अगर जेनजी का जो गुस्सा है उसको टैप करके, उनके जो फ्रस्ट्रेशंस है वो टैप करके, उसको यूज करके, चैनलाइज करके अगर गवर्नमेंट को गिराया जा सके तो ही गिरा सकते हैं। ये लेनिन ने किया था, यही उन लोग वापस करना चाहते हैं। 2014 से आज तक फेल गए हैं, और आगे भी मैं बोलता हूँ अंजू जी, इन लोग फेल जाएंगे। इन लोग जेनजी रास्ते पे नहीं उतरेगा, क्योंकि ये जो जेनजी है बहुत समझदार है। इन लोग को पता है राहुल गांधी, मैं आपको एक ही किस्सा देता हूँ। कॉलेज में मैं लेक्चर के लिए गया था, मैंने एक सवाल पूछा किसी बच्चे को और वो जवाब नहीं दे रहा था। पीछे से लास्ट बेंच से किसी ने मजाक के में बोला, अरे राहुल गांधी बैठ जा, तेरे को नहीं समझेगा। अब ये कॉलेज के लोगों को भी पता है कि राहुल गांधी की कोई वैल्यू नहीं है उनके कॉलेज में। जिसको मजाक करना होता है तो उसको राहुल गांधी बोल देते हैं। तो राहुल गांधी ये मस्ती कर रहा है सीआईए के कहने पे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसका कोई असर नहीं होने वाला है। हाँ, 10 15 20 लड़के शायद रास्ते पे आ जावे, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं होने वाला है। आप ये सोचो ना कि जिस तरह से नॉर्वे में अभी हुआ, वहां की एक पत्रकार ने जिस तरह से सवाल पूछने की कोशिश की, उस पे भी तो आज जैसे उसने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने आधे घंटे के बाद उसके वीडियो को रीट्वीट किया, उसको इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए।
तो वो प्रोपेगेंडा क्या था? वो प्रेस ब्रीफिंग थी, वहां पर तो कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे जाते हैं। लेकिन वो जो पत्रकार थी, वो भी तो किसी ना किसी टूल किट का हिस्सा थी, और उसको तुरंत राहुल गांधी ने हाथों हाथ क्यों ले लिया? सारे कांग्रेसी नेता एक सुर में बोलने लगे, और वो जो बाहर बैठा हुआ, जर्मनी में बैठा हुआ एक और यूट्यूबर है, वो कि पीएम मोदी को तो हर जगह ह्यूमिलेट किया जाना चाहिए। तो ये भी तो एक प्रोपेगेंडा था ना, एक टूल किट थी ना। अंजू जी, आप कितने सालों से आज मीडिया में, 20 साल आप मीडिया में रह चुके हैं। इस तरह के जर्नलिस्ट को कौन बुलाता है? ये टूल किट होता है। नहीं तो आपको पता है, छोटे पब्लिकेशंस को ऐसे प्राइम मिनिस्टर के मीटिंग में बुलाया भी नहीं जाता। बिल्कुल। एक छोटा पब्लिकेशन होता है जो अपने यहाँ पीआईबी एक्रीडिएशन नहीं होता है, तो उसको मिलता भी नहीं है इनविटेशन। तो ये इसको अंदर घुसाने का काम किसी ने किया होगा, उसका रिकॉर्डिंग हो रहा था। यानी आज मैं और आप भी पत्रकार रह चुके हैं, हम लोग जब कोई सवाल पूछते थे तो कोई ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं करता था हमारा। आज भी आप देखेंगे, पत्रकार पूछता है तो उस कैमरा पत्रकार पे नहीं होता, जो आदमी होता है जो लेता होता है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऑफिशियल होता है उसके ऊपर कैमरा होता है। यानी किसी और को साइड में बिठाया था, तू इसका वीडियो निकाल। ये पूरा टूल किट है, और ये पहले से इसके अंदर है ना, प्राइम किया जाता है। द होल सिस्टम इज प्राइम्ड। आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको ये वीडियो मिलने वाली है, आपने ये चलाना है। ये पहले भी होता था, आप जानते हैं, आप जर्नलिज्म में, आप चैनल्स पे काम कर चुके हैं, आपको पहले से इंफॉर्मेशन आता था, इतने बजे आपको एक आएगा, आपको एक स्टोरी मिलने वाली है, वो आपने चलानी है। ये इस तरह से पूरा काम किया गया है। ये लड़की के पास कितने थे? कुछ 3-4 हजार फॉलोअर्स थे या 7,000 फॉलोअर्स थे। ब्लू टिक नहीं था। ये धमाल करने के बाद तो उसको ब्लू टिक उसने लिया है। तो उसका मीनिंग क्या है? इट वॉज अ प्लांट। हम लोग जिसको पीआर प्लग बोलते हैं अपने भाषा में, हमारे जर्नलिस्ट के भाषा में उसको पीआर प्लग बोलते हैं। दिस वॉज अ पीआर प्लग। टेक्निकली उसको बोला गया था, ये सवाल पूछ, सामने से जवाब नहीं मिलने वाला है, और हम लोग इसको एम्पलीफाई करेंगे। और दूसरा, आपने सही कहा कि इट वॉज अ ब्रीफिंग, इट वॉज नॉट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो प्रेस ब्रीफिंग में जाके क्यों उसने मस्ती की? इट इज बियॉन्ड। और मैं बोलता हूँ, इस तरह का काम चलने वाला है। जैसे जैसे मोदी जी, आप देखिए कितनी स्टेट्स में मोदी, भाजपा की सरकार नहीं है। पंजाब, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, तेलंगाना, हिमाचल। ओके, हिमाचल, इतने ही स्टेट्स में नहीं है, बाकी सब जगह तो भाजपा की सरकार है। तो अब मोदी जी को रोकने के लिए इलेक्शंस काम नहीं कर रहे, वो लोगों को पता चल गया है। इलेक्शन से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन से कर पाते तो ये जो लड़की को भेजा था, या ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये सब नहीं है, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इलेक्शन से तोड़ सकते हैं मोदी जी को। मोदी, अब लोग 2014 में बोलते थे कि इट वॉज मोदी वेव। अब ये मोदी वेव नहीं, अब तो मोदी टॉर्नेडो, जिसके अंदर बड़ी बड़ी पार्टियों को घुमा के, जैसे ममता बनर्जी को घुमा के डुबा दिया, वैसे डुबाने का धंधा चल रहा है। इतना स्ट्रांग हो गया मोदी जी का ब्रांड, इतना बढ़ गया है। तो अब क्या है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो बोलेंगे ये जर्मन कॉकरोच है, बाद में ये है, उन लोग का कुछ ऐसे मस्ती चलेगा। वो मस्ती को इन लोग बोलेंगे अरे मोदी जी का अपोजिशन है। अरे भैया, 40%, 50% लोग मोदी जी के साथ एकदम स्ट्रांगली खड़े हैं। उनको पता है कि देश चलाना डिफिकल्ट है। 100% कहीं नहीं होता है, कोई भी 100% नहीं होता। मैं आपको बोलता हूँ अंजू जी, मैं भी अपने फैमिली के लिए कुछ करूंगा। आई कैन नॉट डू 200%। आई कैन नॉट कीप माई फैमिली मेंबर्स हैप्पी। मैं मेरे फैमिली को खुश नहीं रख सकता। आप भी जानते हैं, आप अच्छे में अच्छा 56 भोग बना के खिलाएंगे तो भी आप कहीं ना कहीं तो थोड़ा आपके बच्चों को, आपके पति को हमेशा खुश नहीं रख पाएंगे। मोदी जी 140 करोड़ लोगों को संभालना है, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होने ही वाले हैं। सब लोग थोड़ी ना खुश रहने वाले। और जिसको आइडियोलॉजिकल अपोजिशन है, मोदी जी के पास से अनाज लेंगे, फ्री का घर लेंगे, पीएम आवास में फ्री का गैस लेंगे, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, उसके बाद में भी गाली देंगे और बोलेंगे हम तो मोदी को वोट नहीं देने वाले। अब उनको मोदी जी कैसे खुश कर सकते हैं? यही चल रहा है अपने देश में। राहुल को देखो ना, किस तरह की भाषा अभी 2 दिन पहले रायबरेली में बोल रहे थे पीएम मोदी के लिए। वो तो रोता गाता आएगा, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा, मुझे फांसी पर लगा दो, क्योंकि अभी तो अर्थव्यवस्था में सुनामी आने वाली है, बड़ा तूफान आने वाला है, गद्दार है पीएम मोदी, अमित शाह गद्दार है। किस तरह की भाषा, ऐसी भाषा कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलता है क्या? ये भी किसी टूल किट का हिस्सा था? ये फ्रस्ट्रेशन इस लेवल तक पहुंच गए कि मैं जो भी कर रहा हूं उल्टा ही पड़ रहा है, इसलिए ये सब बातें निकल रही थी। उनकी पार्टी का एक और नेता है, वो भी पीएम मोदी को गालियां दे रहा था, अजय राय। मैं आपको बोलता हूँ अंजू जी, ये पूरा उनका बौखलाहट है और उनका इमेच्योरिटी है। आज अपोजिशन लीडर के पास, एक नेता प्रतिपक्ष के पास एक मैच्योरिटी होनी चाहिए देश के बारे में सोचने के लिए। आप अपोज कीजिए। वाजपेयी जी ने भी तो नेहरू जी को अपोज किया था, वाजपेयी जी ने इंदिरा को अपोज किया था, वाजपेयी जी ने राजीव को अपोज किया था, वाजपेयी जी ने इवन नरसिम्हा राव को अपोज किया था।
लेकिन वो अभद्र वाणी कभी यूज नहीं की थी। वो उसने शालीनता रखी थी, सभ्यता रखी थी, संस्कारी बिहेवियर था। ये लड़के में मैं इसको मैन चाइल्ड बोलता हूँ। लड़कियां है ना एक शब्द यूज करती है इस तरह के जो इमैच्योर आदमी होते हैं, मैन चाइल्ड। ये उम्र में बढ़ गए होते हैं लेकिन बुद्धि उनकी बच्चे जितनी होती है। और वो लोग है ना, उनको समझ में नहीं आता किस भाषा में बात करनी चाहिए, और ये इसको भारतीय संस्कार के बारे में क्या ही पता है, तो ये कुछ भी बौखलाहट में बोल देगा। यार मोदी जी ने पार्ले इंडस्ट्रीज का जो पार्ले ब्रांड की मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की मेलनी जी को, ओके, दैट वाज अबाउट प्रमोटिंग मेक इन इंडिया। के भैया आप कैडबरी की चॉकलेट खाते हो, मॉन्डेलेस की चॉकलेट खाते हो, फरेरो रोशर की चॉकलेट खाते हो, हमारे यहाँ भी चॉकलेट बनती है, हमारे यहाँ भी उद्योगपति है जो अच्छी चॉकलेट बनाते हैं, आप खाके तो देखो एक बार। उसके लिए उसने मेलोनी जी को चॉकलेट दी थी। और यहाँ राहुल गांधी किस तरह की अभद्र बात है। यानी हम लोग जब कॉलेज में थे और हम लोग देखेंगे कि ये एक लड़का कोई लड़की को प्रपोज करना चाहता है या जिसको मैं पसंद करता हूँ उसके साथ क्लोजनेस है, हम ये भाषा यूज नहीं करते थे जो भाषा ये यूज कर रहा है। अब ये आदमी का क्या ही बोले, अक्ल नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, संस्कार नहीं है। इसको ये भी समझ में नहीं आता कि मेलनी के बारे में कुछ बोलने से उसको, ही इज नॉट अटैकिंग मेलनी, ही इज डिस्ट्रॉइंग द, वो अपने देश का इंसल्ट कर रहा है। क्योंकि आज यही वीडियो अगर इटालियन में ट्रांसलेट होके इटाली में बताया जाए तो लोग तो भारतीयों को गंदा समझेंगे। वो बोलेंगे भारतीयों की सोच क्या है, ये राहुल गांधी जो बोलता है वो भारतीयों की सोच है। भारतीय इतने अभद्र लोग है क्या? राहुल गांधी को अक्ल पैसे की नहीं है। अंजू जी, मुझे बोलते हुए दुख होता है और गुस्सा भी आता है, लेकिन राहुल गांधी में चवन्नी की अक्ल नहीं है। उसे तो 4 साल का बच्चा होगा ना, वो ज्यादा समझदार है। हरकतें कुछ ऐसी करते हैं ना। लेकिन अब जो ये आईबी ने खुलासा किया इस कॉकरोच पार्टी को लेकर, अब आपको क्या लगता है किस तरह का एक्शन और लिया जा सकता है इनके खिलाफ? ये नॉर्मली विद इन द लॉ जो किया जा सकता है वो होता है, दिस इज अ कम्युनिकेशन एंड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। तो मोदी जी को ये समझ में आ रहा है। मोदी जी के पास बहुत ही अच्छी टीम है। ऊपर से अपने पास अजीत डोभाल जैसे इंटेल ऑफिसर से जो मोदी जी को रेगुलर सलाह देते हैं, उसके नीचे भी अच्छी टीम है। ये सब के लिए कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे ये पार्टी आती रहेगी, जाती रहेगी। मोदी जी को पता है, ये उन्होंने 2002 से देखा है, ऐसे बहुत सारे लोग आ गए। तीस्ता सेतरवाद आ गई, वो दूसरी कौन थी, वो एक हर्ष, वो एमपी का जो आईएएस ऑफिसर था वो आके चला गया, जो कलेक्टर था एमपी में, हाँ वो आके चला गया। काफी लोग आए और गए, ये कुछ नहीं होने वाला है। ये मोदी जी को भी पता है, ही हैज टू डू हिज वर्क, ही हैज टू कम्युनिकेट। वो काम कर रहे हैं और वो काम जनता देख रही है। ये सब डिसरप्शंस आएंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी का काम नीचे के लेवल पे लोगों को दिखाई दे रहा है, और उसके कारण ही मोदी जी पे विश्वास आ रहा है लोगों का। आज महाराष्ट्र इलेक्शंस हुए, महाराष्ट्र इलेक्शंस में क्यों लोगों ने बीजेपी को बढ़ चढ़ के वोट दिया? क्योंकि लोगों ने ग्राउंड लेवल पे देखा कि क्या हालत बना रखा था शिवसेना ने, और किस तरह से भाजपा की सरकार आने के बाद सब अच्छा काम हो रहा था। तो ऐसे काम होते रहेंगे, ऐसे लोग आएंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी जाएगी, बाद में बेगौन जनता पार्टी आएगी, बाद में पैरागॉन जनता पार्टी आएगी। ये पार्टियां आती रहेगी, जाती रहेगी। मोदी जी को कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी ने अभी बराबर किया है। इंटेल सपोर्ट आया, आईबी का रिपोर्ट था, ये बैन कर दिया। उन लोग दूसरा हैंडल से बनाएंगे, तीसरे हैंडल से बनाएंगे। वो लोग जो नुकसान जो थोड़ा बहुत करने की कोशिश करेंगे, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा। मोदी जी स्टेइंग स्ट्रांग, ही इज डूइंग अ गुड वर्क, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को उस पर विश्वास है और लोगों को उनके काम का रिजल्ट दिख रहा है, असर दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मैथ्यू वैन डाइक एनआईए की कस्टडी में है, उसको छुड़वाने की अमेरिका ने बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उसको छोड़ा नहीं गया, तो आपको लगता है कि ये उसकी बौखलाहट भी है सीआईए में, जो इस तरह का प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चलाया जा रहा है? उससे भी ज्यादा आप देखिए मोदी जी ने कैसे सीआईए को और डोनाल्ड ट्रंप को और बौखला के रखा। उसका कैटवॉक करा है, उसको डंडे से मारने के बाद उसका वीडियो पब्लिक में भेजा कि इसकी इतनी पिटाई की है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी करते हैं। वैसे उसकी वीडियो भी निकाली थी जिसमें वो बेचारा लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था। तो अमेरिका को उसने ये नहीं बोला सिर्फ कि मैं इसको रिटर्न नहीं करूंगा, उसने बोला इसकी इतनी मरम्मत करूंगा इधर के आप देखते रहोगे। और शायद वेंडाइक से मुंह से कुछ निकलवाया भी हो, हमें क्या पता, वो तो बताएंगे नहीं, मोदी जी भी नहीं बताएंगे। और अगले 25 साल तक डेटा कहीं पब्लिक में भी नहीं आएगा कि वेंडाइक ने क्या क्या बोला है, क्या क्या राज उगले हैं। तो ये सीआईए को तो पता है, सीआईए को तो प्रॉब्लम है ही है, क्योंकि उसके बहुत सारे एजेंडे नहीं चल रहे हैं। सीआईए ने इसके पहले जब कुडानकुलम में प्रॉब्लम चल रहे थे, जो प्रोटेस्ट हुए थे, तब वहां चर्च को फंडिंग कहां से आई थी? स्कैंडिनेविया से सीआईए ने फंडिंग किया था।
जो ये वाला था स्टरलाइट का पूरा फंडिंग भी लंदन से हो रहा था, चाइनीज फंडिंग लंदन से आ रही थी, लंदन से आ रहा है और सीआईए को पता नहीं था। सीआईए ने भी अलाउ किया ना कि ठीक है तुम करते रहो, MI6 ने अलाउ किया तुम करते रहो, इंडिया में डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हो ना, करते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अमेरिका अपना दोस्त होता तो बोलता कि भैया ये तुम्हारे यहाँ पैसा आ रहा है चाइना का स्टरलाइट की फैक्ट्री बंद कराने के लिए। ओके, तो इन लोग को पता है सीआईए, हिंडनबर्ग क्या था, हिंडनबर्ग पूरा सीआईए और वहां के इंटेल एजेंसीज का इनिशिएटिव था, जॉर्ज सोरोस के साथ मिलके। जॉर्ज सोरोस कौन है? सीआईए का आदमी है, हैंडलर है सीआईए का। तो उनको तो पहले से ही प्रॉब्लम था। जॉर्ज सोरोस ने हिंडनबर्ग किया अदानी को लटकाने के लिए नहीं, उसका टारगेट मोदी गवर्नमेंट था। अदानी तो सिर्फ ऐसा था कि उसको अटैक करेंगे तो लोग मोदी के अगेंस्ट में बोलेंगे, इसलिए सीआईए के जो सीआईए यानी हिंडनबर्ग और सीआईए को मैं डिफरेंट नहीं समझता, लेकिन उसमें पहले पेज पे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पे तो मोवा मोइत्रा के बारे में बोला था, गवर्नमेंट के बारे में बोला था। भाई तुम फाइनेंस की बात कर रहे हो, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, तो सीआईए को तो प्रॉब्लम था ही था। और इसके बाद में वो और ऐसी सैकड़ों ऐसे प्रॉब्लम्स करते रहेंगे। और 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ रुपए में सीआईए को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर 10 करोड़ रुपया होगा तो क्या बोलेंगे? इट्स ओनली $1 मिलियन। $1 मिलियन क्या है? कुछ नहीं है। तो उनके लिए $1 मिलियन तो चिल्लर है। तो वो तो ऐसे करते रहेंगे, सीआईए करते रहेगा भारत में इलेक्शंस के वक्त। और आप दूसरा देखिए ये कब हो है, 6 महीने के अंदर यूपी इलेक्शंस है, और उनको चाहिए कि यूपी के अंदर के यूथ, क्योंकि इसी यूपी और बिहार में बहुत एग्रेसिव यूथ है। हाँ, उन लोग डरते नहीं है किसी से। तो उनको चाहिए कि ये यूथ को, ये युवा को, जो यूपी के, बिहार में तो कुछ नहीं कर पाए। आपने जो बोला था कि बिहार में बोला जेनजी आएंगे, राहुल गांधी की मंशा क्या थी कि बिहार का युवा शक्ति रास्ते पे आए और इलेक्शन में कुछ तोड़फोड़ करे और ऐसा कुछ गड़बड़ करे। यही उन लोग यूपी में भी चाहते हैं कि यूपी में भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में युवा शक्ति को खड़ी करे, मिसडायरेक्ट करके उन लोग धमाल करे, तोड़फोड़ कराए उनसे, और ये गवर्नमेंट को बदनाम करे। ये उनकी इंटेंशन है। और यूपी इलेक्शंस कितना दूर है? 6 महीने भी नहीं है अभी। योगी जी को डिस्टेबलाइज करने के लिए भी एक काम होने वाला है, आगे और भी होगा। योगी जी के अगेंस्ट में बहुत कुछ आने वाला है, सीआईए बहुत कुछ करने वाला है। और फिर पंजाब के इलेक्शन भी तो है ना, पंजाब में भी तो आम आदमी पार्टी की सरकार को बचाना, इसीलिए कॉकरोच जो आम आदमी पार्टी के साथ जिसके रिश्ते रहे हैं ये अभिजीत दीप के, इसीलिए वहां बोस्टन में बैठकर ही सारा प्रोपेगेंडा चला रहा है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पानी का बुलबुला है कॉकरोच पार्टी, थोड़े दिन के बाद हवा निकल ही जाएगी। अभी कूद रहे हैं तो कूदते रहे, लेकिन देश की जनता को समझने की जरूरत है कि ये जो मिलियन मिलियन फॉलोअर्स दिखाए जा रहे हैं, ये भारत के लोग नहीं है। इनमें ज्यादातर पाकिस्तान, टर्की और बांग्लादेश में बैठे हुए लोग हैं। तो भारतीयों को इससे कायदे से कोई लेना देना भी नहीं है। और फिर बड़ा सवाल तो ये भी होता है ना सुमित जी, की विदेश में बैठा एक आदमी, उसको भारत की बड़ी चिंता है, तो यहाँ आकर सड़कों पर उतर जाए ना, आके दिखाए यहाँ पर दम की क्या करना है। लेकिन आप बाहर बैठकर देश के खिलाफ साजिशें करोगे और बच जाओगे, ऐसी मुझे संभावना बहुत कम नजर आती है। अभी तो अकाउंट बंद हुआ है, फिर से आ जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई और स्ट्रेटेजी के साथ सरकार जरूर काम कर रही होगी ताकि ऐसे लोगों को कायदे से उनका इलाज किया जा सके। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय माता दी। आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय माता जी।